तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में अपना फ्रांसिस अभी भी स्क्रॉल को पढ़ते हुए बताता है ये कभी एरिथ और इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बेस हुआ करता था और पिछली बार मॉन्स्टर टाइड से डिस्ट्रॉय होने के बाद ड्वाइट सिटी एरिथ में सबसे बड़ा मॉन्स्टर बेस बन गया है। एरिथ की गवर्नमेंट जिसे ड्वाइट सिटी के स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम पर प्राउड हुआ करता था, उसे सिटी पर मॉन्स्टर्स के अटैक होने के बाद शेम फील होने लगा था। ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर था और फेलियर को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता था। दैट्स व्हाई उन्होंने मेरे फादर को इतने ज्यादा हैवी सेंटेंसेस दिए थे। एंड यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनने के बाद कमांडर बोलते हैं हार्ली के पास्ट और कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंसिडर करते हुए वो उस तरीके के सेंटेंस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ड्वाइट सिटी में मॉन्स्टर टाइड ने लोगों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था, जिसकी वजह से उन्हें किसी न किसी को तो पनिश करना ही था। और फिर वापस से अपना फ्रांसिस बोलता है ड्वाइट मॉन्स्टर लायर एक काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है और एक ग्रैंड लेवल के वॉरियर के लिए भी एक्सेस करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे फादर उस प्लेस पर अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए एविडेंस छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कमांडर फ्रांसिस को बताते हैं जो भी प्लेस सबसे ज्यादा डेंजरस होती है वही प्लेस सबसे ज्यादा सेफेस्ट भी है। और हार्ले ने मेंशन किया था कि तुम्हारी मदर ने वो प्लेस बनाई है जहाँ पर उसका एविडेंस स्टोर किया गया है और एक बार क्लोज होने के बाद सिर्फ तुम ही एंट्रेंस को ओपन कर सकते हो, जिसकी वजह से वो एक सेफ प्लेस बन जाता है। और एक्चुअली अब मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस स्क्रॉल को बंद करते हुए बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फ्रांसिस क्या तुम ये जानते हो कि आखिरकार मैंने तुम्हें अभी क्यों टेस्ट किया? क्योंकि जो लोग भी ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हाँ मैं समझता हूँ कमांडर डायलन, और मुझे मेरे फादर को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए वहाँ पर जाना ही होगा। जिसके बाद फिर मैं किसी भी डेंजर से नहीं डरता हूँ। जहाँ पर फ्रांसिस की फिर ये सब कुछ बातें सुनकर कमांडर बोलते हैं चलो ठीक है, अगर तुमने वहाँ पर जाने का डिसीजन बना लिया है तो मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब तुम वापस जा सकते हो और ट्रिप के लिए रेडी हो सकते हो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, लेकिन साथ ही साथ तुम अपने प्लान को दूसरों के सामने रिवील मत करना और मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कुछ सीक्रेट रखूंगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनकर अपना फ्रांसिस कमांडर डायलन को थैंक यू बोलता है। जिसके बाद यहाँ पर कमांडर डायलन हंसते हुए बोलते हैं हार्ले और मैं काफी अच्छे दोस्त थे, तो जिसकी वजह से तुम्हें बार बार मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था तुम एक स्मार्ट बॉय होगे, तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे क्या कहकर बुला सकते हो? फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है अंकल डायलन आपका शुक्रिया। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस वहाँ से जाने लगता है। मेरे दोस्त का लड़का अब सिर्फ लड़का नहीं रहा है, वो एक एक्सीलेंट आदमी बन चुका है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से जर्नल आ जाते हैं। कमांडर डायलन आप अभी टेस्ट के दौरान उस पर थोड़े से टफ थे, तुमने सच में उसे थोड़ा सा हर्ट कर दिया। बट वहीं पर बैठे हुए कमांडर डायलन बोलते हैं मुझे कैसे श्योर होता कि वो जॉब के लिए एकदम बढ़िया है अगर मैं उस पर टफ नहीं होता तो। और साथ ही साथ प्लस में मैं पर्सनली ये नहीं चाहता था कि वो ड्वाइट मॉन्स्टर लायर के अंदर जाए, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा रिस्की है। मैं उसके बेटे की लाइफ को बिल्कुल भी रिस्क में नहीं डालता अगर लोग उस प्लेस को इनिशिएट कर सकते तो। और फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर जर्नल भी बोलते हैं हाँ वो हार्ले का बेटा है और उसकी वो ड्यूटी है कि वो अपने फादर की इनोसेंसी को प्रूव करे, और हमने ये सब कुछ अपने फ्रेंड और ऑल टाइम के शेख के लिए किया है। वेल मिलिट्री स्कूल को छोड़ने के बाद कुछ मिनट के अंदर ही काफी सारी चीजें चेंज हो गई। जिसके बाद फिर कमांडर डायलन अपनी उसी फोटो फ्रेम को सोचते हुए बोलते हैं कुछ टाइम पहले सब कुछ चेंज हो गया और हम कभी भी स्कूल के टाइम जैसे गुड टाइम में वापस नहीं जा सकते। बट कमांडर मैंने इस यंग मैन जैसा ब्रिलियंट आज तक कभी भी नहीं देखा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और वहीं पर कमांडर बोलते हैं हाँ काश वो जिंदा होती अपने बेटे को इतना ज्यादा ब्रिलियंट देखने के लिए, लेकिन ये काफी ज्यादा शेम वाली बात है। एंड वेल फिर उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है पूरे एक हफ्ते बाद, जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के घर को, बल्कि नहीं आलीशान घर को। एंड वहीं पर घर के अंदर बैठा होता है फ्रांसिस अपने बैग को पैक कर। जिसके बाद फिर हमारी एक नजर वॉरियर सिस्टम पर भी पड़ती है, जहाँ पर सभी के सभी एट्रीब्यूट्स काफी अच्छे से ग्रो कर चुके हैं। मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट लास्ट वीक फिर से इंक्रीज हुए। मेरी बॉडी ने जरूर से स्टार सीड्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया होगा जो मैंने लिए थे, और अब मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं शायद से ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर के अंदर सरवाइव कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्टली एक्ट करूँ तो। ठीक है अब मैं ये कर सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ फ्रांसिस अपने बैग को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। मैं पूरे एक महीने के अंदर ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर से वापस आ सकता
सकता हूँ और फिर किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ से गया हुआ हूँ अगर मैं यहाँ से रात को चलता हूँ तो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर पास्ट में फ्रांसिस ने रोग और पॉल से बोल दिया होता है मुझे 1 महीना चाहिए जो भी मैंने प्राइवेट में गेन किया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। जितना सुनने के बाद यहाँ पर रोग थोड़े शॉकिंग टोन में बोलती है क्या तुम सच में ब्रेक थ्रू करने जा रहे हो। एंड उसके साथ साथ अंकल फिन भी बोलते हैं अगर तुम इम्प्रूव करते हो तो मैं ये बेट करता हूँ तो तुम जल्दी ही हमारे स्क्वाड के लीडर की जगह फिल कर दोगे। एंड अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट सीन जहाँ पर अपना फ्रांसिस टेरिस पर खड़े होते हुए सोचता है मुझे माफ कर देना मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता लेकिन ये बात मेरे फादर से जुड़ी हुई है जिसकी वजह से मुझे इसे सीक्रेट रखना ही होगा। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना फ्रांसिस जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी अचानक से उसके पैर के नीचे वही पपी आ जाता है। ओह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था कि मैंने तुम्हें मिलिट्री बेस पर छोड़ दिया था, तुम वापस कैसे आ गए? ये कैसा छोटा सा पिकूलियर क्रीचर है। एंड इतना बोलने के साथ फिर अपना फ्रांसिस पास्ट में सोचने लगता है जहाँ पर सबसे पहले वो बाथरूम में होता है और उसके बाद फिर बाथ टब में। एंड उसके बाद जैसे ही वो सोता है हर जगह पर ही पपी उसके साथ होता है। ये तो बिल्कुल एक डॉग की तरह एक्ट करता है जो हर जगह मुझे फॉलो करता है। मुझे नहीं पता कि ये एक एक्चुअली में एक ऑर्डिनरी डॉग है या फिर एक पिक्यूलियर बीस्ट, लेकिन फिर भी ये काफी क्लिंजी है। बट तुम समझो तुम मेरे साथ नहीं जा सकते क्योंकि मैं जिस प्लेस पर जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा डेंजरस है। और इतना बोलने के साथ फ्रांसिस पपी को सहलाने लगता है लेकिन तभी पपी अचानक से आवाजें निकालने लगता है। ओह तो इसका मतलब ये ग्रे एग मुझे समझ सकता है कि आखिरकार मैंने इससे क्या कहा है। ऑल राइट तुम मेरे साथ आ सकते हो क्योंकि मैं भी तुम्हें गोल्डन सिटी में अकेले लीव करने के बाद कंफर्टेबल नहीं रहूंगा। और यहाँ पर फिर इतना सुनने के बाद वो पपी अचानक से ही फ्रांसिस के जैकेट में घुस जाता है। एंड फिर फाइनली अपना फ्रांसिस भी डायरेक्ट बिल्डिंग से जंप कर देता है। मुझे दिन होने से पहले गोल्डन सिटी को छोड़ना होगा वरना लोग मुझे जाते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक मोटर बाइक को देखते हुए बोलता है ओह हम यहाँ पर हैं, मुझे खुशी है अंकल डायलन ने मेरे लिए मोटरसाइकिल प्रिपेयर कर दी थी। और इतना बोलने के साथ फिर अपना फ्रांसिस धूम मचाले हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी स्पीड में गोल्डन सिटी को क्रॉस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है गोल्डन सिटी मैं तुम्हें 1 महीने बाद मिलता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस ड्वाइट सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पर अभी रात के समय में भी चारों तरफ पिंक कलर का ऑरा फैला होता है। ड्वाइट मॉन्स्टर लायर के अंदर 5 तरीके के एरियाज हैं जैसे कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थर्न और साथ ही साथ में मिडल एरियाज भी। मिडल एरिया को छोड़कर बाकी सभी एरिया में ए लेवल के मॉन्स्टर्स हैं और कॉन्ट्रास्ट मिडल एरिया में एस लेवल के मॉन्स्टर्स हैं। जिसके बाद अगर सुनी हुई बातों को देखें तो वो एक सुप्रीम लेवल के वॉरियर जितने फॉर्मिडेबल होते हैं। वो 5 एरिया हैं जहाँ पर मॉन्स्टर लायर का डेंजर काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि बस हाई लेवल के स्टार फॉलन वॉरियर्स ही उन एरियाज में भरे हुए टॉक्सिक्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं मैप में अपना फ्रांसिस फ्रिंज ऑफ द वेस्टर्न एरिया के पास पहुँच चुका होता है। देखते हैं काफी ज्यादा भयानक एक सिटी को और वहीं पर दूर खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस बाइनोकुलर्स लगाकर बोलता है मॉन्स्टर्स ने इस प्लेस को पूरे तरीके से रुइन कर दिया है जिसकी वजह से मैं उस मैप पर लगे हुए मार्क्ड रेफरेंस का स्पॉट नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद फ्रांसिस बताता है मुझे यहाँ पर आए हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं लेकिन मैं अभी भी एंट्रेंस को नहीं ढूंढ पाया। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वापस से फ्रांसिस स्क्रॉल को ओपन करते हुए देखने लगता है। यहाँ पर ये जितने भी मैप के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स हैं वहाँ पर ए लेवल के मॉन्स्टर्स हैं जो कि एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर जितने स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ तक कि वेस्टर्न एरिया जहाँ पर इस टाइम मैं जा रहा हूँ वो भी हाईली डेंजरस है। अगर मेरे पास अब सच में यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं हुई तो मैं काफी बड़े ट्रबल में पड़ जाऊंगा। और अगर मैं एक्सीडेंटली किसी भी ए लेवल के मॉन्स्टर की टेरिटरी में घुस गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ से जिंदा वापस आ पाऊंगा। बट तभी हम देखते हैं अचानक से ही फ्रांसिस के एक डिवाइस से आवाज आती है मॉन्स्टर मेफिटिस इंटेंस हो रहा है जिसकी वजह से डेंजर रेट भी इंक्रीज हो रहा है, प्लीज इस जगह को जल्दी से लीव कर दो, ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। और अब यहाँ पर नोटिफिकेशन को सुनने के बाद फ्रांसिस जल्दी से उस जगह से भागना स्टार्ट कर देता है। दोपहर के सिर्फ 3 बज रहे हैं लेकिन मॉन्स्टर मेफिटिस काफी ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है और अगर ये इस तरीके से नहीं रुका तो आखिरकार मैं मैप पर मार्क डेस्टिनेशंस को कैसे ढूंढ पाऊंगा। एंड फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है फ्रांसिस हैवलेट ने डिस्कवर किया है कि ड्वाइट मॉन्स्टर लायर सिर्फ मॉन्स्टर की वजह से ही डेंजरस नहीं था बल्कि यहाँ पर उसका एक और रीजन भी है। ड्वाइट मॉन्स्टर लायर के मॉन्स्टर्स एक मेफिटिस रिलीज कर सकते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स
के लिए लीथल गैस है। और जैसे जैसे मॉन्स्टर मेफिटिस और रीजन में स्प्रेड होता है, ह्यूमंस के लिए ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर को अप्रोच करना और भी ज्यादा डेंजरस हो रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया है कि ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर कुछ सालों में ही एरिथ का मोस्ट डेंजरस मॉन्स्टर लायर हो सकता है। एंड अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सोचकर फ्रांसिस भागते हुए सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मैंने यहाँ पर आसपास एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है जो कि मॉन्स्टर लायर्स की हंटिंग में स्पेशलाइज्ड है। उसका नाम फिर से क्या था, मैं भूल गया। लेकिन फिर भी अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर पाता हूँ तो शायद से मुझे मॉन्स्टर्स लायर में और भी ज्यादा डीप जाने का रास्ता मिल सकता है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से पपी आवाज करने लगता है, जिसे सुनने के बाद फ्रांसिस रुककर बोलता है, ग्रेग आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम भूखे हो या फिर कुछ और। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना ग्रेग एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने लगता है। हे आखिरकार तुम उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो। खैर चलो छोड़ो, जल्दी से चलते हैं और एक बार चेक करते हैं। इतना बोलने के साथ फ्रांसिस उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। क्या उस डायरेक्शन में कुछ है? मैंने कुछ भी फील नहीं किया, लेकिन फिर भी ग्रेग पिछले 3 दिनों से काफी ज्यादा एक्यूट है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जब अपना फ्रांसिस रास्ते में होता है तभी अचानक से उसका सामना एक मॉन्स्टर से होता है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ओह सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा मॉन्स्टर, मैं तो बस इतना ही सोच पा रहा था। लेकिन अचानक से ग्रे ने मॉन्स्टर की ब्रीथ को सेंस किया, जिसके बाद फिर हम जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप गए। ग्रे क्या यहाँ पर कोई डेंजर है? लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस से फ्रांसिस आगे आकर देखता है वो मॉन्स्टर मर चुका है। ओह ये छोटा सा क्रीचर एक मॉन्स्टर की ब्रीथ को सेंस कर सकता है और ये उस चीज में काफी ज्यादा बेटर है। चलो ठीक है, मुझे पता था कि तुम कोई भी ऑर्डिनरी डॉग तो नहीं हो। क्या वो यहाँ पर है? फ्रांसिस एक पिलर का सहारा लेते हुए छुपकर ग्रे से बोलता है, वो एक छोटा सा बच्चा है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग एक छोटे से बच्चे को घेर कर खड़े होते हैं। ओह छोटे बच्चे, तो तुम यहाँ पर हो? कम ऑन, तुम बताओ कि आखिरकार तुमने हमसे क्या छुपाया है, अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बच्चे को, ये मेरा है, मैंने इसे खुद से अर्न किया है, तो आखिरकार मैं तुम्हें उसे क्यों दूं? लेकिन तभी हम देखते हैं वो एक वॉरियर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिरकार मना करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई? अब मैं तुम्हारे पीस कर दूंगा। अपना फ्रांसिस हीरो एंट्री मारकर उस बच्ची को बचा लेता है। एंड यहाँ पर सिर्फ एक किक के अंदर ही फ्रांसिस 3 हंटर्स को गिरा देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सभी बड़े बड़े लोग एक छोटे से बच्चे को डरा रहे हो। लेकिन तभी वापस से वो सभी हंटर्स उठ जाते हैं। अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, सभी लोग इसे एक अच्छा सा लेसन सिखाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सभी खुद ही एक लेसन सीख लेते हैं। मतलब अपने फ्रांसिस से टकराओगे तो चूर चूर तो हो ही जाओगे। फिर कोई बोलता है कि क्या तुम एक ग्रैंड लेवल वॉरियर हो? बट वहीं अपना फ्रांसिस ओपी लुक में बोलता है, डूड क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी जैसे ही अपना फ्रांसिस पीछे मुड़ता है वो छोटा बच्चा चिल्लाकर बोलने लगता है, मैं डूड नहीं हूँ, आखिरकार तुम्हारी परेशानी क्या है? एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं उस छोटी सी बच्ची को, अच्छा तो तुम एक लड़की हो। लेकिन वहीं वो छोटी सी बच्ची गुस्सा करते हुए बोलती है, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक ग्रोन अप हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सभी हंटर्स एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े होते हुए बोलते हैं, आखिरकार तुम कौन हो? मतलब कि तुम इस चोर की मदद क्यों कर रहे हो? एंड अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी मामले को समझ जाता है, हे क्या तुम चोर हो? मतलब कि क्या तुमने इनसे कुछ चोरी किया है? जिसके जवाब में वो लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं चुराया, वो मेरा रिवॉर्ड था। वैसे भी मैं डार्क स्टार की एक टॉप गाइड हूँ, तो तुम ही बताओ मैं उनसे क्या चुराऊंगी? एंड उसके साथ हम देखते हैं उस लड़की के हाथ पे एक अजीब सा टैटू, और उस टैटू को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ओह डार्क स्टार, मतलब कि तुम डार्क स्टार की एक मेंबर हो। जिसके बाद फिर वो लड़की अपने हाथ का टैटू छुपा लेती है। मुझे पता है तुमने मेरी मदद की है, क्योंकि जरूर से तुम्हें मुझसे कुछ न कुछ चाहिए होगा। फिर उसके बाद अपना फ्रांसिस कामली जवाब देता है, मेरे तुम्हारे लिए कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। वापस से पपी निकलकर आवाज करने लगता है, मैंने कुछ एग्रेसिव सेंस किया। और इतना बोलने के साथ जैसे ही फ्रांसिस ऊपर की तरफ देखता है वहाँ से काफी ज्यादा एरोज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि डायरेक्ट अपने फ्रांसिस उस लड़की की तरफ और साथ ही साथ उन हंटर्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक काफी बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं काफी सारे आर्चर्स को, जो कि बोलते हैं मिशन कंप्लीट हो गया है, टारगेट को एलिमिनेट कर दिया गया है। जो कि दूसरी तरफ बात करती है, ओह चलो बढ़िया। लेकिन तभी वो वापस से किसी एक लड़की से बोलती है, माफ करना मुझे वो कॉल पिक करना पड़ा, तो हम कहाँ पर थे योवान? और उसके बाद हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं बल्कि योवान होती है। और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।